Hello students, today I will teach you a very interesting poem for class 10th English from First Flight book. I already taught you chapter 1, A Letter to God. I hope you all have been completed the question answer. Now let's study about a very interesting poem from chapter 1. The name of the poem is Dust of a Snow. This is the first poem of your book. It is written by Robert Frost. Very firstly, we will know about Robert Frost. Dust of a Snow by Robert Frost. Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका से बिलोंग करते थे. इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक सिटी है वहाँ हुआ ऑन March 26, 1874. His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh. उनके पिताजी उनके फादर जो है इंग्लैंड से बिलोंग करते थे. मदर जो कि स्कॉटिश थी बट वो बाद में इमिग्रेंट बनी एडिनबर्ग की. बाय 1920s फ्रॉस्ट वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट. बहुत ही फेमस एंड सेलिब्रेटेड पोएट इन अमेरिका. 1920s मतलब 1920s के आसपास वो बहुत ही फेमस पोएट में फेमस हो गए एंड काउंटेड हो गए अमेरिका में. हिज पोएटिकल वर्क्स अ बॉयज बिल्ली 1913, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914, न्यू हैम्पशायर 1923, अ फर्दर रेंज 1936, स्टीपल बुश 1947 एंड इन द क्लियरिंग 1962. ये इनका फेमस वर्क्स था. increased his fame and honor, जो इन्हें सम्मान और फेमस होने में बहुत ही नेम एंड फेम देने में बहुत ही स्पेशल रोल मिला. द पोएम डस्ट ऑफ अ स्नो वाज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923. जो डस्ट ऑफ अ स्नो है वो पब्लिश किया गया 1923 में हैम्पशायर न्यू हैम्पशायर. द कलेक्शन गैव हिम द पुलित्जर प्राइज. यह जो कलेक्शन था इनका यह इन्हें पुलित्जर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया, इन्हें मिला भी. फॉर हिज वर्क्स ही बिकम वेरी फेमस इन अमेरिका एंड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री. नाउ वी फोकस अबाउट द डस्ट ऑफ अ स्नो. There are two stanzas in this poem. The way a crow shook down on me, the dust of a snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had grieved. There are two stanzas in this poem. Now we discuss about stanza by stanza. The way a crow shook down on me, the dust of a snow from a hemlock tree. Hemlock, a poisonous plant tree with small flowers, with white small flowers. ये जो हेमलॉक ट्री है ये क्रिसमस ट्री के जैसा ही लुक्स है इसका एंड ये पाइन ट्री का भी इंडिकेशन देता है. द वे अ क्रो shook down on me, द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक. जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे पोएट वो स्टैंडिंग है अंडर द हेमलॉक ट्री एंड जो एक क्रो है वो शुक डाउन मीन्स
वो कुछ ट्रीज के ब्रांचेज को सेकिंग करता है। सेक मीन्स हिलाना, ठीक है। एंड सुक जो है ये वर्ब का 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट सेक सुक, सेकंड सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम माय हेमलॉक ट्री। वो जो क्रो है वो अंडर जब स्टैंडिंग थे जो थे पोएट, वहाँ पे वो क्रो बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री पर, एंड वो अपने हेड को सेक करता है, हिलाता है, और सेक करने के बाद जो डस्ट है वो डस्ट ऑफ स्नो जो है हेमलॉक ट्री पर, तो सेकिंग करने के बाद क्या सिचुएशन होते हैं वो आगे हम जानेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये हम लोग जानते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो एक स्टैंजा में सेम प्रोनाउंस हो, सेम साउंड हो, ऐसा उनका। जैसे क्रो और स्नो जो है एक राइमिंग वर्ड है, उस इन द सेम में मी एंड ट्री है, तो सेम राइमिंग वर्ड है। तो क्रो एंड स्नो जो एक कैटेगरी से बिलोंग किए गए, और मी एंड ट्री, तो इसके राइमिंग स्कीम में हो जाएंगे ए बी, ठीक है। हियर इज ऑल्सो रिटन अबाउट द स्टैंजा ए बी। इंजैम्बमेंट लिटरेरी डिवाइस में इम्पोर्टेंट डिवाइसेज में इंजैम्बमेंट का भी एक रोल है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम माय हेमलॉक। इंजैम्बमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी पोएम में? किसी भी स्टैंजा में अगर पोएम में कोई एक स्टैंजा जो है वन लाइन से डिफरेंट लाइन में एक्सप्रेस किया गया है, रिटन है, बट उसमें कोई कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स नहीं यूज किया गया, देयर इज नो use of any punctuation marks in a particular stanza or in a particular line by line. In the line starts from one, and in the second line there is no any punctuation marks have been used, that one is enjambment, ठीक है। तो इसमें भी है फर्स्ट stanza में कोई फुल स्टॉप, punctuation marks, क्वेश्चन मार्क्स यूज नहीं किए गए हैं। इन दैट केस द फर्स्ट stanza is related as enjambment, ठीक है। enjambment it is a literary device। सेकेंड लिटरेरी में डिवाइस में लिटरेरी पोएट या लिटरेरी डिवाइस कर सकते हैं या पोएटिक डिवाइस कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से पोएटिक डिवाइस। एसोनेंस हियर वी कैन आइडेंटिफाई दिस वन, सुक डाउन ऑन मी। एसोनेंस जो होता है वो वोवेल साउंड को आइडेंटिफाई करता है। सुक डाउन एंड ऑन में हर एक में ओ साउंड है, सुक डाउन ऑन, एंड ओ लेटर्स भी यूज किए गए। ओ जो है एक वोवेल्स लेटर भी है, vowel sound भी है, सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन। इन दैट केस इन द फर्स्ट सुक डाउन ऑन में ओ जो vowel साउंड यूज किए गए हैं कंटिन्यूसली, इन दैट केस दीज आर द लाइन ऑफ एसोनेंस। क्लियर? नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा में भी एंजाइमेंट यूज किया गया है, ठीक है। देयर इज नो एनी punctuation marks, full stop have been used. In that case, this one is enjambment has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. I will describe it, I will explain it, okay. But after poetic device, okay, I will describe this one poem. Alliteration के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे? स्टार्टिंग जो लेटर होंगे एंड वो क्लोज किसी अदर्स वर्ड्स में भी स्टार्टिंग जो सेम लेटर हों, ठीक है, एंड साउंड भी उनका सेम हो, दैट वन इज लिटरेशन। हैज गिवन माई हार्ट इन द सेम लाइन एंड द लेटर बिगिंस विद द सेम एंड इट मे बी others word and the first letter is the same, that one is alliteration. in the same में saved and some, save में s and s यूज किया गया है, दोनों एकदम क्लोज हैं। इन दैट केस क्या हो गया, सेव एंड सम एलिट्रेशन हो गया। हैज एंड हैड हर्ट ये क्या हो गया आपके एलिट्रेशन में। ये भी पोएटिक डिवाइस है। एच एंड एस साउंड भी इसमें इंडिकेट कर रहा है।
कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट जो है कॉन्सोनेंट को आइडेंटिफाई करता है, तो इसमें भी जो है डी 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 साउंड हो रहा है। ऑफ अ डे आई हैड रीड, डी डी डी, डे हैड रीड, तो डी जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। एंड इन अ पर्टिकुलर लाइन इफ द कॉन्सोनेंट साउंड continuously in a poem's particular line, that one is known as consonants. Consonants starts with consonant से, तो in that case जो होता है consonant लेटर के साउंड को ही आइडेंटिफाई करता है। क्लियर है? नाउ वी फोकस ऑन टाइमिंग स्कीम for the next stanza. Has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I had lived. C D C D, heart, mood, part and root. हार्ट एंड पार्ट जो हो गए सेम कैटेगरी के राइमिंग वर्ड है, मूड एंड रूट जो है सेम कैटेगरी के राइमिंग वर्ड है। तो देख लीजिए सी एंड सी है एंड डी एंड डी है, ठीक है, डी एंड डी, ठीक है। तो सी डी दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ सेकेंड स्टैंजा। नाउ वी फोकस अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई विल एक्सप्लेन अगेन, फुल्ली डिस्क्राइब द पोएम। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली द पोएम। Dust of a Snow is a small poem written by the famous American poet. I already told you it is written by Robert Frost. American poem है, American poet है। The poem is set on a wintry day. यह जो है विंटर वैकेशंस के टाइम को इंडिकेट करता है यह पोएम। विंटर टाइम को इंडिकेट करता है। In the first stanza, the poet describes a simple natural happening. जो फर्स्ट स्टैंजा में है जो नेचुरल हैपनिंग है उसको इंडिकेट कर रहा है। The snow is falling heavily, and in the particular place, snow is falling heavily. बहुत तेज रफ्तार में snow जो है वो falling हो रहा है। The snowy flakes have covered the top of the tree. Snow के जो particles जो थे वो ट्री को भी कवर कर दिए थे, टॉप ऑफ द पोर्शन को, ठीक है। The poet is standing under a hemlock tree. जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के पास में स्टैंडिंग वे में है, ठीक है। द मोमेंट एंड लाइटिंग ऑफ अ क्रो ऑन दैट ट्री, एंड द मूवमेंट एंड लाइटिंग ऑफ अ क्रो ऑन दैट ट्री, और उसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो हेमलॉक ट्री पर जो क्रो है वो मूवमेंट किए, ठीक है। सुक डाउन देयर हेड, इट्स हेड, एंड देन मेक द डस्ट ऑफ अ स्नो फॉल ऑन द पोएट, एंड जो उनके हेड पर जैसे ही स्नो फॉल होता है पोएट के हेड पर, ठीक है, डस्ट ऑफ अ स्नो, ठीक है। द क्रो अ सिंबल ऑफ इल ओमेन एंड द हेमलॉक ट्री एसोसिएटेड विथ अ पर्सन इज नॉट ऑस्पिशियस थिंग्स। और हम लोग जानते हैं, वी नो वेरी वेल, क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो हैं वो इनऑस्पिशियस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली कभी कभी सुबह सुबह उठते भी हैं तो देखते हैं कि कोई अगर पर्सन्स या कोई अगर क्रो अगर दर्शन हो जाता है या ब्लैक कैट, ठीक है, तो वो उससे लगता है कि आज होल डे जो है ऑस्पिशियस डे नहीं होगा, इनऑस्पिशियस हो जाएगा, ऐसा पर्सन्स का फीलिंग होता है। इन दैट केस पोएट भी फीलिंग कर रहे हैं कि हेमलॉक ट्री जो है इनऑस्पिशियस है, क्रो भी इनऑस्पिशियस है, वहीं पर वो स्टैंडिंग वे में। बट हाउएवर इन द सेकेंड स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा में ऐसा इंडिकेशन था, मेंशन है, एंड इन द सेकेंड स्टैंजा द फॉलिंग ऑफ स्नो फॉल्स, स्नो फ्लेक्स एंड द सीन लीव ऑफ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द पोएट। और जो स्नो का जो फ्लेक्स है वो जैसे ही ड्रॉप होता है एंड पोएट के फीलिंग्स को चेंज करता है, वो बहुत ही ट्रेमेंडस इफेक्ट होता है, बहुत ही सरप्राइजिंगली होता है। देन so far the day has been quite gloomy and waste is for him. इनके लिए इस कारण जो पोएट का जो होल डे जो था वो ग्लूमी होने से बच जाता है, उदासी भरा होने से बच जाता है, बर्बाद होने से बच जाता है। But this ordinary natural happening suddenly brings the desired change in his mood. But this ordinary natural happening, ये जो नेचुरल हैपनिंग होता है ये ऑटोमेटिकली, ये प्राकृतिक के द्वारा जो ये हैपन्स होता है सडनली, अचानक, ये जो उनके डिजायर्ड को चेंज कर देता है, उनके मूड को चेंज कर देता है, ठीक है। इट ग्लैडन्स हिज हार्ट, उनके हार्ट को भी ग्लैड करता है, फील करता है वेरी हैप्पी। ही रियलाइजेस दैट द फॉलिंग ऑफ अ स्नो फ्लेक्स ऑन हिम हैज सेव्ड द डे, एंड इन दैट केस उनका जो फुल डे जो केस बहुत ही डिस्टर्बेंस भरा होने वाला था वो बच जाता है। नाउ ही हैज नो रिग्रेट एज द होल ऑफ द डे
हैज़ नॉट गॉन वेस्ट, उन्हें पछतावा नहीं होती है कि आज मेरा डे जो है वो वेस्ट हो जाए। द मोमेंट्स ऑफ द स्नोफॉल एंड देयर इफेक्ट हैव सेव्ड द डे, दे हैव ब्राउट अ चेंज इन हिज मूड एंड ग्लैडेंड एंड अफ्लिक्टेड हिज स्पिरिट्स। एंड उनके अंतर्निहित जो सोच थे, स्पिरिट्स जो थे, उनको भी अपलिफ्ट करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस कारण इन दिस वे हम समझें, वी अंडरस्टूड वेरी वेल, मोमेंट मे बी चेंज्ड एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनी टाइम, एनीवेयर। वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल, वी हैव टू फेस द सिचुएशन, इट मे बी चेंज एनी मोमेंट, एनी टाइम, फॉर एवरी लाइफ। पोएट इसमें से ये कहना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी मोमेंट जो है, कोई भी टाइम जो है, वो अगर सैडनेस से भरा है, वो हैप्पीनेस में चेंज हो सकता है। उस टाइम को हमें वेट करना होगा, उसे इंतज़ार करना। देन अगेन हम समरी इसको डिटेल कर लेते हैं। डिटेल में समरी क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज एन ऑफुल पोएम ऑफ nature by Robert Frost. In this poem, a symbolic incident is present. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही स्पेशल है, रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा रिटन है। इसमें क्रो एंड हेमलॉक ट्री को सिंबलाइज किया गया है, इसको प्रस्तुत किया गया। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, और जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के अंडर साइड में स्टैंडिंग है। ही इज इन अ सैड मोड, बट ही इज इन अ सैड मोड, सैडनिंग वे में भी है, बट उनका जो मूड है वो सैड है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन लॉस्ट, देन अ क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। जैसे ही जो क्रो है वो अपने हेड को सेक्स करता है, जिसके कारण जो पोएट का जो फीलिंग है वो चेंज हो जाता है, उनको डस्ट ऑफ स्नो उनके हेड पे फॉल होते हैं। This little incident brings about a sudden change in the state of the poet's mind. और ये जो सडन जो चेंज होता है ऑटोमेटिक, ये पोएट्स भी बिलीवेबल होते हैं कि कभी भी मोमेंट हमारा चेंज हो सकता है, कभी भी मूड हमारा चेंज हो सकता है। उस टाइम को हमको वेट करना चाहिए। His mood has changed. He thinks that it has saved the rest of his day and gets busy with his work like the crow. He thinks that वो सोचते हैं कि it has saved the rest of his day, और जो डे जो था मेरा बच गया, and gets busy with his work like the crow. और जैसे कि क्रो अपने वर्क में बिजी है, उसी तरीके से मैं भी अपने काम में, अपने वर्क में, अपने काम में बिजी हो जाऊँ।